हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 21 टू 35 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और डिस्कस करते हैं 21 से 35 नंबर क्वेश्चंस। तो हमारे को सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर आपको 21 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चे, तो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, विच कार्बन और कार्बन्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर sp हाइब्रिडाइज्ड। आपको sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बारे में बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। इसमें CH3 आएगा, ये कंपाउंड होगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच्ड होंगे? 1 2 3। There are 3 hydrogen atoms which are attached with carbon atom further by 4 sigma bonds। और यहां पर हमारे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हमें मिल रहा है। सेकेंड कार्बन की बात करें तो इसके सराउंडिंग 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। थर्ड कार्बन एटम की बात करूं तो इसके सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन है और 2 सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 4 सिग्मा हो गए, तो इसका sp3 होगा। फोर्थ की बात करूं तो 1 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा इधर है, तो क्या आ जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। और फिफ्थ कार्बन की अगर बात करें, 1 सिग्मा इधर है 1 सिग्मा इधर है, तो sp हाइब्रिडाइज। तो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, फोर्थ नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन एटम। तो आपका आंसर आ जाएगा कार्बन नंबर 4 एंड 5, कार्बन नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन। What is the hybridization of the carbon atoms number 1 and 2 respectively in the following structure? What is the hybridization of carbon atoms number 1 and 2 respectively in the following structure? तो आपको ये कार्बन का और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक हाइड्रोजन वाला, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। और इस कार्बन के राउंड एक सिग्मा ये रहा एक सिग्मा ये रहा, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो भी क्या आएगा? sp2। सॉरी sp, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? sp। इसका sp आ जाएगा और इसका sp2, तो 1 नंबर कार्बन का sp2, 2 नंबर कार्बन का sp। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है, 23 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरा क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, which of the following has the strongest van der Waals interaction between molecules of same kind? सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसमें van der Waals इंटरेक्शन मैक्सिमम होगी? आप सभी को पता होगा कि जब van der Waals इंटरेक्शंस ज्यादा होती हैं, ये वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है,
टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है ये, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं ये। और इसके अंदर जितना वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल का बीपी उतना ही ज्यादा होगा, और बीपी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो आप कह सकते हैं कि वंडरवॉल इंटरेक्शंस, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि उल्टा लिखें ज्यादा बेटर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to van der Waals interactions, is directly proportional to molecular weight of molecule, is inversely proportional to branching of same molecular weight containing compound। अगर किसी दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है वैन डर वाल इंटरेक्शन। ठीक है, सेम क्लास की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है और एक ईथर है, क्लास अगर डिफरेंट है तो हम मॉलिक्यूलर वेट से नहीं जाएंगे, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होने का रीजन हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए इसमें 5 कार्बन है और 4 कार्बन की मेन चेन है और एक साइड चेन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 कार्बन एटम्स है, इसके अंदर 3 कार्बन एटम है बट 2 साइड चेन है, 5 कार्बन है, C5 है, यहाँ C4 है, यहाँ C5 है, एक साइड चेन है। यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 C5 है यहाँ भी, यहां पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 एक साइड चेन है, तो यहाँ C4 है। तो C4 वाले को तो काट ही दो। मैक्सिमम वैन डर वाल इंटरेक्शन किस केस में होगी? C5 वाले केस में होगी। तो C5 वाला केस कौन कौन से हमारे पास? ये वाला है और C4B है, ये C5C है और D है। C में ब्रांचिंग ज्यादा है तो वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होगी, जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर मॉलिक्यूल है इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो वैन डर वाल इंटरेक्शन भी ज्यादा होंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे? तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट हम 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 24 एंड 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपको 3 टाइप के बॉन्ड दिखा रखे हैं। रैंक the indicated bonds in each compounds in order of increasing bond strength। ध्यान रखना बच्चे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to bond order and inversely proportional to bond length। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो आपको स्ट्रेंथ बतानी है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, यानी सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे वीक बॉन्ड होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ में
नंबर 1, उससे ज्यादा नंबर 3, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथन होगी बॉन्ड की वो होगी नंबर 2। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 24 का सी ऑप्शन, 24 का सी ऑप्शन हमारे पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे पहले लिख भी सकते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रब करना पड़ता है, जगह थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रब करता हूँ। तो आप इसको बच्चे लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो जो पॉइंट लिखने हो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आप बैक जा करके वीडियो को आराम से लिख लेना, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चे हमारे पास, 25 नंबर क्वेश्चन है। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चे आप? आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? कंसीडर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिस्टेड बिलो इन किलो कैलोरी पर मोल। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज क्या होती है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है कि अगर हमें कार्बन और बीआर का बॉन्ड तोड़ना तो 70 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, और जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को। सो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस क्या होती है? जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, ठीक है। और यहां पर इस केस में 68, इसमें 68, यहां पर 65। These data show that the carbon-bromine bond is weakest when bromine bound to A। कि कब वीकेस्ट बॉन्ड होगा? जब ब्रोमीन किससे बाउंड होगा? जब ब्रोमीन किससे बाउंड होगा? तो देखिए बच्चे, सबसे कम एनर्जी कहां पर रिक्वायर्ड हो रही है? इस पे। तो ये हमारा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री कार्बन एटम, ये 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम भी बता सकते हैं कि अगर एक कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है तो उस कार्बन का डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री होता है। अगर एक से अटैच नहीं भी है, सारे हाइड्रोजन ही है, या कोई और जैसे कि Br जुड़ा हुआ है, तो भी ये 1 डिग्री ही होगा, ठीक है। और अगर एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन आ गया, और ये सपोज करो ये Br है, तो यहां पर 1 कार्बन इज अटैच्ड फर्दर विद 2 कार्बन एटम, सो द डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन एटम। और अगर 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो 3 डिग्री आ जाएगा, कि एक कार्बन 3 कार्बन से फर्दर अटैच्ड है, तो हमारे पास इस कार्बन का डिग्री क्या आएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन है जिस पर Br अटैच्ड है उस पर 3 कार्बन से फर्दर अटैचमेंट है इसकी, तो यहां पर ये कार्बन जो है वो क्या आएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम आ जाएगा। तो ये कहता है कि वीकेस्ट, यहां पर एनर्जी सबसे, ये डाटा दे रखा है, हमें डाटा पढ़ना सिखा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि यहां पर एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड है 65 किलो कैलोरी पर मोल। इट मींस जो वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा कार्बन एटम वाला है? मिथाइल कार्बन, यानी ये मिथाइल वाला कार्बन है। प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी है, हालांकि ये भी प्राइमरी है लेकिन इसको मेंशन कर दिया इसमें मिथाइल कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन ये वाला है, सी वाला, और टर्सरी कार्बन ये वाला है, ये वाला। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? टर्सरी कार्बन एटम वाला। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अभी इनिशियल अगर आपका 11th का कोर्स चल रहा है तो समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको सारी नॉलेज नहीं होगी कि चेन कंटिन्यूशन स्टेप क्या होता है, तब तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपने इसको डिस्कस करते हैं। गिवन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिलो, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, यानी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये बॉन्ड दिखा रखा है, ये बॉन्ड दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इतनी 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 एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब साहब बोलते हैं कि एस्टिमेट द डेल्टा एच नॉट फॉर द प्रोपोगेशन स्टेप। तो आपको जो प्रोपोगेशन स्टेप है उसके लिए जो डेल्टा एच नॉट है उसके बारे में बताना है कि ये डेल्टा एच कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, या कितनी एनर्जी रिलीज की जाएगी उस कंटिन्यूशन स्टेप में, जो आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन कंटिन्यूशन स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है वो किस तरीके से होता है। आपको देखिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में जो सेकेंडरी वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव होता है, ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन से ही आपका जो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप चलेगा। तो यहां पर हमारे पास हम लिख सकते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, कि Cl जो है, दो Cl फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी तक। तो फिर आता है हमारे पास चेन प्रोपोगेशन स्टेप या चेन कंटिन्यूशन स्टेप के अंदर हम सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे प्लस Cl फ्री रेडिकल, और यहां पर हमारा बनेगा CH3 होल ट्वाइस C फ्री रेडिकल प्लस HCl, फ्री रेडिकल प्लस HCl। यहां पर क्या हुआ है बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है, यहां पर इस बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ है और HCl का फॉर्मेशन हुआ है, HCl का फॉर्मेशन हुआ है और इसका डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। जो फॉर्मेशन की एनर्जी आपको दे रखी है HCl की, ये डिसोसिएशन की दे रखी है हालांकि 103 हम बाद में साइन कन्वेंशन लगा देंगे कि जो फॉर्मेशन वैसे माइनस में आएगा साइन, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस साइन कन्वेंशन को हम जब बाद में फॉर्मूला रखेंगे, पुट करेंगे, उसमें हम सारे विद साइन कन्वेंशन रखेंगे। तो अभी आपको एनर्जी जो दे रखी है HCl के लिए, जो एनर्जी दे रखी है 103, और यहां पर जो सेकेंडरी हाइड्रोजन का डिसोसिएशन है उसके लिए आप एनर्जी आपको गिवन है 80। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है इसके साथ Cl2 रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, इसका फॉर्मेशन कर देगा, प्लस एक H भी आएगा इसके साथ, इसके साथ एक H भी आएगा ट्वाइस, और एक H और रहेगा इसके साथ, क्योंकि वैलेंसी हमें 4 पूरी करनी है ना, तो एक H तो रहेगा रहेगा, प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां पर ये भी हमारा चेन प्रोपोगेशन में यहां पर Cl फ्री रेडिकल कंज्यूम हुआ, जो कि जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी चेन इनिशिएशन स्टेप से, यहां पर Cl फ्री रेडिकल कंज्यूम होकर के इसने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, फ्री रेडिकल ने वापस से नए Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके वापस से Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया, और ये स्टेप लगातार चलता रहता है, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है,
इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और Cl2 का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। Cl2 का डिसोसिएशन हुआ है और उसका फॉर्मेशन हुआ। तो Cl2 का डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है आपको 58 किलो कैलोरी पर मोल, और जो फॉर्मेशन वाले मॉलिक्यूल की जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 80 इसका Cl वाले की, ऊपर वाले की ये 95 थी, यहां पर 95 थी, 80 नहीं था, ये था 95, और यहां पर एनर्जी दे रखी है आपको 80। तो अब हमारे पास डेल्टा H नोट जो आएगा वो आएगा एंडोथर्मिक माइनस एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज होती है नेगेटिव साइन के साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा H डिसोसिएशन माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन। तो डिसोसिएशन के लिए हमारे कौन कौन से स्टेप थे देखिए, 58 और 95, 95 प्लस 58, साइन कन्वेंशन मैंने बोला था कि आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस हमने डेल्टा एच फॉर्मेशन किया है, तो माइनस साइन अपने आप ही आ गया। इसके लिए आपको हीट ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है इनके लिए, तो 103 प्लस 80, तो ये आ जाएगा आपका 153 माइनस 183, तो आपका आंसर आता है -30 किलो कैलोरी पर मोल, -30 किलो कैलोरी पर मोल। हमारे पास जो यूनिट है वो किलो कैलोरी पर मोल में ही है, तो आपका जो आंसर आ गया वो -30 किलो कैलोरी पर मोल आ चुका है। तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट जाएगा इस केस के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चे क्वेश्चन 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है कि जो बेंजीन can be reduced to cyclohexane when it is treated with hydrogen in the presence of a nickel catalyst under condition of high temperature and pressure, predict the sign of delta H naught and delta S naught for this process। ये भी आपके थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन बेसिक आइडिया यहां से मिल जाता है, आपको बेसिक चीजें पता होती हैं कि डेल्टा एच क्या होता है, कि इस रिएक्शन के होने में एनर्जी एक्सोथर्मिक रहेगी एंडोथर्मिक रहेगी, और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, कि रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि बेंजीन, जब बेंजीन में आपको पता है 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और जब इसका हाइड्रोजनेशन किया जाएगा तो एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहेंगे। मैंने डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में बताया था आपको, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहेगी, और इन्होंने बोला कि निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम कैटालिस्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकल लिया गया, ठीक है। तो ये तीनों डबल बॉन्ड हाइड्रोजिनेट हो जाएंगे और क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। प्लस प्लस हमें पता है जब हम किसी भी डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अगर एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर 3 मोल ऑफ डबल बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है, यानी डेल्टा एच हमारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। यहां से हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमेशा क्या होता है, HOH बोला जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कि आप किसी डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेट कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि आप ये डबल बॉन्ड, इसको आप हाइड्रोजन दे रहे हो, सपोज करो ये CH2 है, आप हाइड्रोजनेट करके इसको क्या बना रहे हो, CH3 बना रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बेंजीन को हाइड्रोजनेट किया, इसके लिए 3 मोल हमारे क्या लगेंगे, हाइड्रोजन के लगेंगे, और डेल्टा एच क्या होगा, शुड बी नेगेटिव, ठीक है।
अब एक चीज देखते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास कितने मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं बेंजीन। अगर हम मॉलिक्यूल मोल्स की बात करें तो बेंजीन और 3 मोल हाइड्रोजन, तो 4 मोल यहां पर है। और साइक्लोहेक्सेन का 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 1 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही है। अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है, तो डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, तो डेल्टा एस क्या हो रहा है, लेस देन 1, लेस देन 0, यानी नेगेटिव। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेल्टा एच जो है वो मोर देन लेस देन 0, यानी डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा और डेल्टा एस भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। इसमें अगर आपको डेल्टा एच एक फैक्ट के बारे में भी अगर पता है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन के अंदर डेल्टा एच क्या दे रखे हैं, मोर देन 0 दे रखे हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लेस देन 0 दे रखा है, तो आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ इन ऑल कंपाउंड्स गिवन बिलो। इसमें थोड़ा सा इस कंपाउंड के अंदर मिसप्रिंटिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड O आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो यहां पर मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहां पर इस कार्बन की, इस कार्बन और ऑक्सीजन की, इस कार्बन और ऑक्सीजन की, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की आपको क्या करवाएगी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि किसी भी अगर कंपाउंड में रेजोनेंस आ जाता है, अगर फिनोल है इसमें रेजोनेंस आ जाएगा, डबल लॉन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस भी होगा। लॉन पेयर सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड इधर चले जाएंगे, तो ये पूरी इनकी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी, कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन रहेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगी, जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। तो 2 और स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ठीक है, तो ये फिर वापस करते, तो इसको बोलते हैं, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसमें। इसमें क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से तो डिक्रीज हो जाएगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा रहेगी। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम रहेगी और पार्शियल डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। तो इसमें सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ रहने वाली है वो आप सभी को पता लग गया होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहने वाली है। यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे कम वाला, यानी ए और सी ऑप्शन जाएंगे, ये तो दोनों रॉन्ग हो गए ऑप्शन।
अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में CHO लगा हुआ है, और आप सभी को पता है जो CHO होता है, जो CHO होता है, ये -m इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है? -m इफेक्ट शो करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा देर तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड करैक्टर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्टेबल रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी कंपैरेटिव किसके? बी के। ठीक है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ फर्स्ट की, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आएगी सेकंड की। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। इस केस में क्या ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन? तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन कर लेना इसको, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका नाम है फिनॉल, और इसको जो है आपको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन। 28 हमने कर लिया, 29 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड। बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। हर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच का आएगा, आप सभी को इस बारे में पता होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड एनर्जी पूछी है, किसके बारे में पूछा है आपको बड़े अच्छे से उसको अंडरलाइन करना है। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इसकी होगी, थर्ड की, और सबसे कम किसकी होगी? जिसमें प्योर डबल बॉन्ड है और उनके दोनों के बीच में फर्स्ट की होगी। तो थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, 29 का बी ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से रहेगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? अरेंज द प्रोटॉन्स HA, HB, HC एंड HB। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है आपके पास कि आप किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताना है आपको। बॉन्ड एनर्जी यानी ये प्रोटॉन को हमने अलग करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने से जो फॉर्मेशन होगा, किसी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, वो कितनी स्टेबल है उस चीज पे डिपेंड करेगा बॉन्ड एनर्जी। कि अगर हमको तोड़ने से एक स्टेबल स्पीशीज बन रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। यानी अगर कोई सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी काफी कम देनी पड़ेगी। और अगर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर रहा तो बॉन्ड एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? हमें ज्यादा देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, बट विनाइलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या होता है कि जैसे कि ये विनाइल आपके पास CH2 इथीन होता है, तो इसका जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसको बोलेंगे विनाइलिक रेडिकल, विनाइलिक रेडिकल। ठीक है, और ये जो
कार्बन एटम है वो 2 डिग्री है बट एलाइलिक कार्बन है, 2 डिग्री है, एलाइलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा ये। एलाइलिक क्या होता है कि आपके पास जैसे ये था विनाइल, विनाइल के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और जुड़ा हुआ है, उसका अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इस जो स्पीशीज को बोला जाता है एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक रेडिकल, ठीक है। और ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब यहां पर हम देखते हैं एच ए भी एलाइलिक है, यहां पर ये भी 2 डिग्री, ये भी एलाइलिक है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल और फ्री रेडिकल अगर यहां था तो ये भी एलाइलिक है, ठीक है, दोनों एलाइलिक रहेंगे। अब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं और आपको एक बात बता दूं कि जो एलाइलिक सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी सबसे इजीली जो हाइड्रोजन निकलने वाले हैं वो HO, HA और HD, HA और HD है, इनके लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। D और A ऑप्शन हमारे पास यहाँ D और A है, यहाँ D और A है, यानी हमारे पास ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, A और D ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे को एक फैक्ट मिलने से हमने दो ऑप्शन को उड़ा दिया है, हमारे पास बचे कितने, दो ऑप्शन बचे। तो अब बात करते हैं हम इन दो ऑप्शन पे चर्चा करते हैं कि H और HD दोनों एलाइलिक सिस्टम है, तो इनमें से कम एनर्जी किसके लिए देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, ये हमारा 2 डिग्री एलाइलिक सिस्टम बनता है, यहां पर 1 2 3, 2 डिग्री नहीं सॉरी, यहां 3 डिग्री एलाइलिक सिस्टम बनेगा। तो यहां पर ये जो कार्बन एटम है, यहां पर ये 3 कार्बन से सराउंडिंग है, 1 2 3, तो यहां पर 3 डिग्री एलाइलिक सिस्टम बनेगा। तो 3 डिग्री यानी यहां पर जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को इसको प्रोवाइड करवाएगा, और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल आपने पढ़ा होगा, या फ्री रेडिकल या कैटायन जो होते हैं वो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 3 डिग्री एलाइलिक सिस्टम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इजीली बनेगा, इजीली बनेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो HD की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, फिर HA की आएगी। हमारा आंसर तो आ चुका है बी ऑप्शन, लेकिन C और B को भी देखते हैं। C और B ये 1 डिग्री है और ये B एलाइलिक सिस्टम है। एलाइलिक सिस्टम पर जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत ही लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होता, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पड़ा है ये, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, तो यहां पर ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी C और B में से B के लिए एनर्जी हमें सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, और A के लिए एनर्जी हमें कंपैरेटिव, C के लिए एनर्जी हमें कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी, और उससे कम हमें HA के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 डिग्री एलाइल रेडिकल बन रहा है और HD 3 डिग्री एलाइल सिस्टम बन रहा है, इसलिए सबसे कम एनर्जी हमें HD के केस में देनी पड़ेगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर अरेंज द प्रोटॉन HA HB HC HB इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हमें आगे भी मिलेंगे इससे क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें सेम कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है फिर प्रोटॉन दे रखे हैं हमें, तो प्रोटॉन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पीछे वाला सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर ये 2 डिग्री, दो कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री एलाइल सिस्टम बन रहा है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल यहां बनेगा, और यहां पर ये 2 डिग्री है बट एलाइल सिस्टम नहीं है। ये कार्बन हमारा 3 डिग्री है बट एलाइल सिस्टम नहीं है। ये कार्बन हमारा 1 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं कि एलाइल सिस्टम के लिए एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, तो इसमें HA ऑप्शन आएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, थर्ड C और D में से एक हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो HD के लिए तो सबसे, HA के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब A के बाद सबसे जो स्टेबल रेडिकल बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री HC, HA के बाद HC, तो HA के बाद HC एनर्जी लेगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा, तो हमारा आंसर तो D आ चुका है। 3 डिग्री है, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा एलाइलिक सिस्टम स्टेबल है, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो सिस्टम बनेगा रेडिकल सिस्टम
यहाँ पर जो रेडिकल आएगा इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, तो इसके लिए एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी। फिर 3 डिग्री वाले के लिए एनर्जी, फिर 2 डिग्री वाले के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी 1 डिग्री वाले के लिए देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एच डी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर एच बी, एच सी, एच ए, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि अरेंज द एच ए, एच बी एंड एच सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फिर वही बेंजीन सिस्टम है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम है, एलाइलिक नहीं है। ये एच ए 2 डिग्री है बट एलाइलिक भी है, 2 डिग्री है और एलाइलिक भी है। एलाइलिक कैसे हुआ, इसको ओपन करके देख सकते हैं आप। ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा सी एच, और यहां पर एच जुड़ा हुआ है, और ये रहा CH2, यहां पर एच जुड़ा हुआ है। अगर ये जाएगा तो ये जाने के बाद आपको यहां पर फ्री रेडिकल आएगा। ये एलाइलिक सिस्टम है, डबल सिंगल रेडिकल। और HC जो है वो विनाइलिक सिस्टम है, वो विनाइलिक सिस्टम है। तो विनाइलिक सबसे टफली रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करना सबसे मुश्किल है। और 1 डिग्री उससे ज्यादा एनर्जी, इससे कम एनर्जी लेगा HC से, और सबसे कम एनर्जी किसके लिए लगेगी, HA के लिए। तो HA के लिए सबसे कम एनर्जी, फिर HB के लिए, और सबसे ज्यादा HC के लिए। तो इसका भी आंसर हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में भी आपको प्रोटॉन दे रखे हैं HA, HB, HC इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसके केस में क्या रहेगा कि अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, ये भी कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ये कार्बन कितने 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिग्री बेंजीन सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो ये एलाइलिक सिस्टम है, सबसे कम एनर्जी इस पे लगेगी। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके, ये बेंजीन है हमारे पास, और ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल सिंगल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, और ये हमारा हो गया HB हो गया, ये हो गया HA हो गया, और ये हमारा हो गया HC हो गया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी बच्चे, सबसे कम एनर्जी तो एलाइलिक के लिए, HA के लिए, HA के लिए सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड रहेगी 3 डिग्री के लिए, HC के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी HB के लिए रिक्वायर्ड रहेगी। तो H डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, HB ग्रेटर देन HC ग्रेटर देन HA, तो HBCA, BCA। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो एलीन क्या होता है, एलीन ये वाला सिस्टम होता है, ये सिस्टम है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किसमें होगा, तो लॉन्गेस्ट देखना बच्चे, यहां तो सिंगल बॉन्ड है ही, बी ऑप्शन 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन के कारण क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में कितना 2 है। थर्ड 1,3 ब्यूटाडाइन, अच्छा 1,3 ब्यूटाडाइइन है सेकंड। थर्ड ऑप्शन है 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये सी ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन
ये देखिए तो यहां भी रेजोनेंस के कारण 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इस सिंगल बॉन्ड में, पीडीबी। और इसमें 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, इसमें 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। डी ऑप्शन इथेन। इथेन क्या होता है? CH3 CH3। यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है। कौन सा है? प्योर सिंगल बॉन्ड। प्योर सिंगल बॉन्ड है यहां पर। तो प्योर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमारा आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है 35 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखिए बच्चे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको 1 2 3 4 5 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और कंपाउंड कैसा है? ईथर है। ये कौन सी क्लास है? ईथर है। ठीक है, और यहां पर भी ईथर क्लास है। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ये भी ईथर क्लास है। ये 1 2 3 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन क्लास कौन सी है? एल्कोहल। क्लास कौन सी है? एल्कोहल। और यहां पर भी ईथर क्लास है। 1 2 3 4 5 C5O2, ये भी ईथर क्लास है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। वंडरवाल इंटरेक्शन, और वंडरवाल इंटरेक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। एल्कोहल्स के अंदर, इनके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बीपी इन तीनों से सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बीपी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ईथर ईथर एल्कोहल, एल्कोहल का बीपी सबसे ज्यादा रहेगा इस केस के अंदर। तो ये हमारे 35 नंबर क्वेश्चन तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम 36 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, 36 नंबर क्वेश्चन के साथ। 36 से आगे चलेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।